बुल मार्केट में हर चीज़ सोना लगती है, हर कचरा भी आपको सोना लगेगा क्योंकि सब कुछ भग रहा है, एवरीथिंग इज़ रॉकेट। तो स्टॉक मार्केट, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट एक फॉर्मुलाइज्ड कसिनो है, ठीक है। इन कसिनो इफ़ 95% ऑफ द पीपल आर फेलिंग, 5% लोग होते हैं जो जीतते भी हैं, एंड दैट इज़ प्रिसाइजली जो स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी हवा है जो कभी ना कभी सबको लपेटे में लेती है, जिसको पैसा कमाना है, लेकिन इससे पैसा निकाल के केवल 5% लोग ले पाते हैं। आपने अगर वो सीरीज़ देखी है स्कैम 92, तो उसमें एक कहावत कहते हैं, उसमें जो लीड एक्टर रहता है कि शेयर बाज़ार में एक ऐसा समुंदर है जिस सबकी प्यास मिटा सकता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, इट्स ह्यूज। 2001 में .com बबल चल रहा था, उस समय पे हर व्यक्ति लगा रहा था .com में पैसा। अब म्यूचुअल फंड की आज हम बात करते हैं तो हम एवरेज रिटर्न बोलते हैं 15-20% का रिटर्न थे। उस समय पे म्यूचुअल फंड्स 2-2 साल में ऐसी थी, जो सेक्टर फंड्स थी वो 3 टाइम्स रिटर्न दे रही थी, 4 टाइम्स रिटर्न, और आज उनका अस्तित्व तक नहीं है। निफ्टी 50 को अगर आपको हिलाना है तो आपको 50 कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है, केवल 10 कंपनियां हिला दो, पूरी निफ्टी 50 हिल जाएगी। फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट आती है जिसको हम सब देखते हैं, काफ़ी सारे उद्योगपतियों के स्टॉक्स उस समय पे ही भागना शुरू करते हैं जब फोर्ब्स की लिस्ट की प्रिपरेशन चालू होती है एनुअल, और जैसे ही वो लिस्ट तैयार हो जाती है उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लॉजिकली सोचिए, अपोजिशन किस चीज़ को लेके चलेगी, कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे को लेके आ जाएगी, कब कौन सा नया घोटाला आ जाएगा, यू नेवर नो। तो सब लोग फूक फूक के इधर कदम चल रहे हैं। लोगों को बता दो कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जिनको कहते हैं वॉरेन बफेट सर, उनके जो नेक्स्ट इमीडिएट जिनको माना जा रहा है जो टेक ओवर करेंगे वो खुद एक इंडियन है। इंडिया में लोग शेयर ट्रेड नहीं करते, इंडिया में लोग सेंटिमेंट्स ट्रेड करते हैं। आप शेयर ट्रेड करना सीखोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, सेंटिमेंट ट्रेड करना सीख जाओ तो आप पैसा कमाओगे। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आज इस इंटरैक्शन में अभिषेक कर। He is a TEDx speaker. He is also a stock market influencer and an investor himself. First of all, Abhishek, welcome to Paisa Live. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर, थैंक यू। सो स्टॉक मार्केट, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट एक फॉर्मुलाइज्ड कसिनो है, ठीक है। अब जब कसिनो हम सुनते हैं तो हमको लगता है सब गैम्बल ही कर रहे हैं, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देर आर इन कसिनो इफ़ 95% ऑफ द पीपल आर फेलिंग, 5% लोग होते हैं जो जीतते भी हैं, एंड दैट इज़ प्रिसाइजली जो स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी हवा है जो कभी ना कभी सबको लपेटे में लेती है, जिसको पैसा कमाना है, लेकिन इससे पैसा निकाल के केवल 5% लोग ले पाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्या ये सही में बुरा है? नहीं, एग्जैक्टली बुरा नहीं है। बिकॉज आज के समय में स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है, बिजनेसेस लिस्ट होती हैं, उनके स्टॉक्स आते हैं, उनको आप ट्रेड करते हैं। तो हम जब बिजनेस की बात करें, अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट से जाएंगे तो ऐसे भी हम कभी नहीं देखते कि हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है। देर आर एवरेज बिजनेसमैन, देर आर सेवरल बिजनेसमैन जो फेल होते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो ऊपर चले जाते हैं। तो आपके सवाल का एक संक्षेप में अगर मैं जवाब दूं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लुटने के लिए सब आते हैं, बस कुछ ही लोग हैं जो तिजोरी से पैसा बना के जा सकते हैं। आपने अगर वो सीरीज़ देखी है स्कैम 92, तो उसमें एक कहावत कहते हैं, उसमें जो लीड एक्टर रहता है कि शेयर बाज़ार में एक ऐसा समुंदर है जिस सबकी प्यास मिटा सकता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, इट्स ह्यूज, ह्यूज मैमथ। मतलब हमारे जैसे, आपके जैसे अगर करोड़ों लोग भी आ जाएं यहाँ से निकाल सकते हैं, बट इट्स लाइक यू नीड टू हैव डिसिप्लिन, यू नीड टू हैव स्ट्रैटेजी, एंड यू नीड टू हैव पेशेंस। ये 3 चीज़ अगर है तो आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। कितना पैसा बना सकते हैं? मतलब देर इज़ नो लिमिट, देर इज़ नो लिमिट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। आपने एक कहानी बहुत पॉपुलर सुनी होगी, एक व्यक्ति ने 5,000 से 50,000 करोड़ कमाए। एवरीबडी कैन गेस इन द कमेंट्स, इट इज लेट राकेश झुनझुनवाला सर। सो आप जब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो 5,000 से 50,000 करोड़ कमाया है, फिर आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने 10 से 20,000 करोड़ का स्कैम किया हुआ है, विच इज हर्षद मेहता। फिर आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन में सारा पैसा इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट से बनाया हुआ है, एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस, ऑलवेज अमंग्स द टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉरेन बफेट सर। तो आप खुद देख लीजिए, हम 20,000 करोड़ की बात भी कर रहे हैं जो यहीं पर हुआ है, हम 50,000 करोड़ की भी बात कर रहे हैं जो भी यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद हम ऐसी भी बात कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख करोड़ की जो अगेन शेयर बाजार में हुआ है। तो देयर इज लिटरली नो लिमिट। आपने राकेश झुनझुनवाला जी की बात करी जी उनको इंडिया का बिग बुल कहा जाता था। जी। फिलहाल फिलहाल आज की तारीख में इंडिया का बिग बुल कौन है? अब टू बी ऑनेस्ट अभी एक वॉइड है, उस लेवल पे कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए, बिग बुल टर्म किस लिए आता है, आपको इसको चीज़ को समझना पड़ेगा। जो सबसे पहले हमारे फॉर्मलाइज्ड बिग बुल थे वो इट वाज नॉट हर्षद मेहता। हर्षद मेहता तो मूवी बनी है, उससे पहले जो हमारे बैंकिंग के जो हम आज आरबीआई जिसको बोलते हैं, तो आरबीआई के अंडर पे एक सेगमेंट आता था जो हाउसिंग डेवलपमेंट की सारी चीज़ें उस समय पे देते थे। तो उनके जो चेयरमैन थे
उनको कहा जाता था कि ही वॉज द इनिशियल बिग बुल। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये उनको मैनेज करते थे। और तब माना जाता था कि ये जिस समय पे मार्केट में पैसा लेके आते हैं तो मार्केट अंधाधुंध भागता था। तो इट वाज द इनिशियल फर्स्ट बुल। द सेकंड बिग बुल वाज हर्षद मेहता। व्हाई? बिकॉज हर्षद मेहता अगर बोलता था कि यार ये XYZ चीज तुम उठा लो, चढ़ जाता था। तो वो चढ़, और वो चढ़ता नहीं था, वो दौड़ जाता था। मतलब चढ़ना तो हम बोलेंगे 10 रुपए की चीज 15 हो रही है। हमने वो कहानी भी देखी है कि किसी बड़े एंटरप्रेन्योर ने कहा था कि मेरे इस स्टॉक को 1000 रुपए बनाकर दिखाओ, उन्होंने 5000 रुपए बना दिया था। उन्होंने अपने बर्थडे पे कहा था कि बॉस ये चीज जो आज है 300 रुपए की, मैं इसको 9000 रुपए अगले बर्थडे तक लेके इतनी ताकत आज इस टाइम स्टॉक मार्केट में कौन रखता है? करंटली ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास है, एंड देयर कुड बी सम हिडन पीपल। फॉर एग्जाम्पल, हम राकेश जी की जब बात करते हैं तो जब से वो शेयर बाजार से, तब से लोग उनको नहीं जानते, तब सिर्फ इंटरनल सर्कल जानता था। इट वॉज ओनली व्हेन जब उन्होंने टाइटन पे एक बहुत बड़ा बेट लिया, उन्होंने जब एक इलेक्शंस पे बहुत बड़ा बेट लिया, उन्होंने जब धीरे 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 करके अपना एक सब्सटैंशियल नेटवर्थ बना लिया अराउंड 10,000 करोड़, तब लोग उनको पहचानने लग गए। सो यू नेवर नो, देयर कुड बी समबडी सिटिंग इन द विसिनिटी ऑफ सम प्लेस, कहीं पर वो बैठ के आराम से वो पैसे कमा रहे हैं। एक सर्कल के बाद जब वो कमाने लग जाएंगे, मीडिया कवर करेगी, मैगजीन्स कवर करेंगी, इंटरव्यूज आएंगे, एंड दैट इज व्हेन इट विल बी रिवील दिस इज द बिग बुल। बट अभी एक वॉइड है, एक करंट सिंगल पर्सन इज नॉट अ बिग बुल। अभी के लिए अगर बिग बुल कहूंगा तो वो है हमारे DIIs या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। थैंक्स टू द अवेयरनेस, थैंक्स टू इवन, लेकिन परसेंटेज तो अभी भी आप देखो काफी कम है। परसेंटेज कम है, डायरेक्ट परसेंटेज कम है। एक बात बताइए, हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड DIIs तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, करेक्ट? तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा कौन लगा रहा है? ये आपके और हमारे जैसे सैलरी वाले SIP। हम लोगों को शायद वो चीज़ कम लग रही है, 1000 रुपये हम डाल रहे हैं महीने के, 2000 रुपये डाल रहे हैं हम महीने के। बट थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, 140 करोड़ की जनता है, उसमें से 20% लोग भी अगर किसी तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कोई हो सकता है टैक्स बचाने के लिए कि भाई ATC के अंडर आ जाएंगे तो हम टैक्स बचा लेंगे, सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि मैं अपनी LIC पॉलिसी कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है LIC पैसा कहाँ लगाती है? स्टॉक मार्केट में। पे। बट वो तो पब्लिकली ओपन है, LIC का तो पूरा पोर्टफोलियो ओपन है, राइट? करेक्ट, ये पूरा ओपन है। बहुत सारे लोग तो LIC का पोर्टफोलियो देके शेयर खरीदते हैं। Absolutely. LIC ने इस वाली कंपनी के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है, करेक्ट, तो ये वाला शेयर ले लो। LIC ने यहाँ से थोड़ा डाइल्यूट करा है, तो वो वाला शेयर बेच दो। बट बिकॉज आपने LIC ये वैसे मैंने एक हैक बता दिया, बहुतों को पता है, बट ये ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि LIC ने हमारे देश के एक समय के 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था, जो अब 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं रही है, क्योंकि उसमें राणा जी, मुझे माफ़ करना, कुछ हो गया था। फिर राणा जी से हमें भी बहुत चोट पहुंची। अच्छा, आपको भी पहुंची? मेरे को पता है, मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत लोगों को पहुंची। तो एक और जैसे हमने एक बैंक की बात करी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, वैसे ही एक NBFC कंपनी थी जो कि हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट थी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग थी। मैं चाहूँगा लोग कमेंट्स में गेस कर लें, उसके भी हवाले निकल गए, वहाँ पर भी LIC ने निवेश किया था। तो एक बहुत बड़ी गलती होती है, बिकॉज आपने पूछा, हम सिखा भी देते हैं लोगों को कि हम ब्लाइंडली जब देखते हैं कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा इन्वेस्टर कहीं पर पैसा लगा रहा है, तो वहाँ पर ब्लाइंडली लगा दो, पैसा बनेगा नहीं। आपको उनका इंटेंट नहीं पता है। आपको पता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में हर साल 500 करोड़ साइड में रखते हैं कि हम इसको वेव ऑफ ही करने वाले हैं। उनको पता है कोई ना कोई हमारा इन्वेस्टमेंट डूबेगा। अब जस्ट इमेजिन, आप पोर्टफोलियो कॉपी करके वही स्टॉक उठा रहे हो जो किसी संस्था ने उठाया हुआ, ये सोच के कि ये ऊपर जाएगा, या किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने उठाया। बड़े म्यूचुअल फंड ने उठाया। एक ना बहुत बड़ा हुआ था आज से कुछ सालों पहले, US 60 करके एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया था। UTI 60, US 60 बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या हो गया था कि काफ़ी सारे लोग क्रेजी हो गए थे। एक बड़ी इंस्टीट्यूशन लेके आई थी कि भाई हम इधर पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा। पर उस समय पे एक बहुत बड़े ऑपरेटर थे शेयर बाजार के, जिनका नाम था KP। मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट्स में लोगों को गेस करने बोलता हूँ। तो ये क्या हो गया था कि इसके ना भाव बढ़ रहे थे, तो सब लोग इस पर अप्लाई कर रहे थे। अब म्यूचुअल फंड्स में 2 स्कीम होती है, एक ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड। उस समय पे लोगों को पता नहीं था, ये क्लोज एंडेड था। इसका मतलब 3 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, आपने पैसा लगाया नहीं निकाल सकते हो। लोगों ने ले तो लिया, उसके बाद क्या हो गया, ये बड़े ऑपरेटर्स को डंप करने लग गए, दाम बढ़ा के ये इस पर मिली भगत करके डंप करने लग गए। जब गिर रहा था, लोग निकाल नहीं पाए, तो हड़ताल कर दिया, भैया ये क्या गया, हमको तो पता ही नहीं था क्लोज एंडेड है, और ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस समय पे लोगों का म्यूचुअल फंड से विश्वास ही उठ गया था, क्योंकि करीब करीब कुछ 30,000 या 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका था। कौन से साल की बात है? आज से हो गया 15 साल पहले की बात होगी, 15 साल। लेकिन उस टाइम म्यूचुअल फंड लेते कितने लोग थे? अब मैं आपको एक कैच बताता हूं। मतलब आज से तो अगर आप देखोगे तो काफी कम थे। हाँ, आज तो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, यही है हर घर में म्यूचुअल फंड। क्योंकि सिंपल सी बात है कि PR होती है। देखिए, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको पता है, आप लोग नहीं करते, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ,
पीआर तो हर चीज़ की होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, हमारे फाइनेंस इंडस्ट्री में होती है, सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में होती है, तो ये एक पीआर तरीके का होता है। एंड स्टॉक मार्केट में पैसा खींचना है रिटेल खींचना इन्वेस्टर है। से, तो म्यूचुअल फंड ही ऑप्शन है। एक बताइए, एक बड़ी शार्क होगी, शार्क का पेट एक दो मछली से तो नहीं भरेगा, उसको लाखों मछलियाँ चाहिए। तो शार्क आर द इंस्टीट्यूशन, मछलियाँ आप और हमें, तो उनको अगर खाना है किसी समय पे, कहीं डंप करना है, अगर आपको 500 करोड़ का माल कहीं पे गिराना है, आपको माल इन द सेंस स्टॉक्स अगर आपको डंप करने हैं, तो वो एक दो जन के साथ तो होगा नहीं, आपको बहुत सारे लोग लाने पड़ेंगे भीड़ बकरी। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी अगर सोचने में बैठे कि यार मेरे को म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, यही क्यों फीड करे जा रहे हैं, मुझे ट्रेडिंग सही है, ये क्यों फीड नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा प्रॉफिट ना बना लूं, इस चीज से मुझे थोड़ा ये दूर रखा जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है, इस पे बस थोड़ा सा। और दूसरा ये भी मुझे बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो टिके रहो टिके रहो टिके रहो, तो मतलब मुझे एक तरह से ब्रेन मेरा अलाइन कर रहे हैं कि तू बेटा म्यूचुअल फंड में कूद जा और कम से कम 7 से 8 साल तो बैठा रहे। अब इसके बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स में लेट्स से आज हमको सब बोल रहे 15 साल तो लगा के बैठो, तो ठीक है। अब मान लीजिए यूजुअली एज 35-36 पे बंदा इन्वेस्टमेंट चालू करेगा, क्योंकि उसको बहुत समय लग जाता है आजकल, मतलब वो जॉब में थोड़ा सेटल होता है, घर देखता है, घर बार बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, देन ही रियलाइजेस कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। आजकल तो चलिए यूट्यूब आ गया है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, चलो सीख गए। तो एवरेज अगर हम 35 लेते हैं, 15 ईयर्स में तो मोस्ट लाइकली वो अपना कॉर्पोरेट करियर पूरा खत्म ऑलमोस्ट हो चुका रहता बचा ही नहीं, फिर बचा ही बंदे में भी नहीं बचा बंदे में भी नहीं बचा है। अब मान लीजिए उसने आज शुरू किया है, नोबडी नोज द फ्यूचर, उसको नहीं पता 15 साल बाद क्या होने वाला है। 15 साल बाद अगर वो चेक भी करता है अपना, उसका NAV देखता है, सब कुछ देखता है, अगर उसको कंपाउंडिंग 7% का ही रिटर्न मिला, अभी अच्छा मिल रहा है। देखिए अभी बुल मार्केट में हर चीज़ सोना लगती है, हर कचरा भी आपको सोना लगेगा, क्योंकि सब कुछ भग रहा है, एवरीथिंग इज रॉकेट। वो आज का देखे कि यार सालों साल 20% बढ़ रहा है, मतलब यही चलेगा, उसने तो अपने दिमाग में बैठा लिया कि 20%। स्टॉक मार्केट कभी भी लीनियर तरीके से रिटर्न नहीं देता। आज 20% दे रहा है, अगले साल 20% देगा, अगले साल हो सकता है -5% भी दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी साइडवेज भी होगा। ये एवरेज आपको लॉन्ग अवधि में 15% देगा। अब 15 साल बाद पहली बात, अगर उसको 7% में मिला है, वो क्या करेगा? चलो ठीक है, जो भी मिला है निकाल लेते हैं, भले इन्फ्लेशन उस समय 8% हो चुकी होगी, लेकिन वो बोलेगा ठीक है यार कुछ भी हो निकाल लेते हैं, उसके पास ऑप्शन नहीं रहता। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, म्यूचुअल फंड्स की एक एसोसिएशन होती है एम्फी करके, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि जो भी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उस पर पैसा लगा दें, हम लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस देख के लगाते हैं। एक बार जाके आप लोग उनकी पुरानी वेबसाइट्स देख के चलिएगा। आज ये मैं लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखिएगा, यू वुड रियलाइज 2023 में या 2022 में जो टॉप 3 मोस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड थे, मैं यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ 2028-29 में जाके देखिएगा वो नहीं होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ तो लिस्ट में भी नहीं होंगे। सो बेसिकली जब आप इन वेबसाइट्स को चेकआउट करते हैं और आप देखते हैं अच्छा ये इतने साल से परफॉर्म कर रहे हैं, जो लो परफॉर्मिंग होते हैं ना उनको पूरी लिस्ट से ही हटा देते हैं। तो आपने तो उस समय पे देख के ले लिया बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स व्हेन यू सी कि अच्छा अब क्या इसकी रैंक चल रही है, लिस्ट से ही हटा दिया है। तो बेस्ट पैसा कहाँ जाएगा? पैसा वहीं पर रहेगा, म्यूचुअल फंड बंद नहीं हो रहा है, म्यूचुअल फंड चलेगा, इट वोंट बी इन द रैंकिंग लिस्ट। 2001 में .com बबल चल रहा था, उस समय पे हर व्यक्ति लगा रहा था .com में पैसा। मज़े की बात यह है कि किसी भी शहर के पीछे एक सीवेज ट्रीटमेंट वाली कंपनी थी, उन्होंने अपने कंपनी के नाम पे जो हम जाते हैं कंपनीज एक्ट में जाके हमारा जो नेम चेंज करवाते हैं, उन्होंने एक IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया। उनका IT से कुछ रिलेटेड नहीं था, सीवेज ट्रीटमेंट था, उनका शेयर 3 गुना हो गया था जस्ट बिकॉज वो IT सर्विसेज लगा दिया, इतना क्रेज था .com टाइम पे। अब म्यूचुअल फंड की आज हम बात करते हैं तो हम एवरेज रिटर्न बोलते हैं 15-20% का रिटर्न थे। उस समय पे म्यूचुअल फंड्स 2-2 साल में ऐसी थी, जो सेक्टर फंड्स थी वो 3 टाइम्स रिटर्न दे रही थी, 4 टाइम्स रिटर्न। कभी आपने सुना नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड 3-4 गुना 1.5-2 साल में दे रही हैं, और आज उनका अस्तित्व तक नहीं है। रीज़न, उन्होंने ऐसे IT के स्टॉक्स उठा के रखे थे जो 300 से 3000 गए, तो जब 10 गुना वो स्टॉक बढ़े तो पोर्टफोलियो में थोड़ा भी वेट होगा तो वो तो 2-3 गुना होगा। बट द प्रॉब्लम वॉज जब वो डीलिस्ट हो गए तो वैल्यू क्या बची है? राइट ऑफ बोलते हैं इसको, राइट ऑफ जब हो गए तो बचे ही नहीं। तो पॉइंट है उस समय पे 2000, अब थोड़ा बैकडेटेड जाता है, 2000 में अगर किसी व्यक्ति ने देखा टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, अच्छा ये 3 है, चलो मैं इसमें लेता हूँ क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। इस बार 50%, अगले साल उसने देखा यार 100%, अगले साल 200%, अगले साल खत्म, क्योंकि सारे मैक्सिमम 80% स्टॉक से वेव ऑफ कर दिए। अब रिटर्न दिखा रहे हैं -10%। तो आपने जो 100 रुपये डाले एग्जाम्पल के तौर पे, 100 रुपये हुए 200, 200 हुए 300, 300 से फिर वापस चले गए 10 रुपये। क्या सेंस हुआ? सो माई पॉइंट इज, आई एम नॉट सेइंग म्यूचुअल फंड्स बुरे हैं, बिल्कुल नहीं, अच्छी हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना चाहिए कि एवरी 2 ईयर्स आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या मेरा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा तो उसको मैं स्विच करूं, क्या मैं ओपन एंडेड फंड ले रहा हूं या क्लोज एंड। सो देयर इज ड्यू डिलिजेंस। तो कोई भी फंड को आप 15 साल आंख बंद करके लेके नहीं बैठ सकते, दिस इज द क्रक्स।
लोगों के मन में ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं या बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स कौन है, अंबानी, अडानी, टाटा, जितने भी हैं, ये लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ये परसेप्शन कुछ हद तक सही है कि ये परसेप्शन ही है? कुछ हद तक सही है ऑन अ टेक्निकल बेसिस। इसको ऐसा समझिए, हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स यूजुअली इंटरनेशनल लोग देखते हैं थ्रू एन इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी 50। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बढ़िया रहता है एंड बेसिकली उसके बेसिस पे होती हैं। इंटरेस्टिंगली निफ्टी 50 को अगर आपको हिलाना है तो आपको 50 कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है, केवल 10 कंपनियां हिला दो, पूरी निफ्टी 50 हिल जाएगी। रीज़न, टॉप 10 कंपनीज आर होल्डिंग 50% वेटेज। अगर 50% वेटेज टॉप 10 कंपनीज की होंगी तो किसी को भी हिला सकते हैं। रिलायंस, HDFC ट्विंस, HDFC बैंक, अब तो मर्जर हो गया तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये जो टोटल जो टॉप 10 वाले हो गए, इन्फोसिस, विप्रो, तो लोग जब सोचते हैं कि क्यों आज निफ्टी इतना ज़्यादा चढ़ गया है, क्योंकि IT का रिजल्ट अच्छा आया है, उसका रीज़न सिंपल से हाल फिलहाल में, आई डोंट नो जब ये रिलीज़ होगा तब आप लोग थोड़ा उसको पीछे जाके देखेंगे, जैसे ही कुछ IT सेक्टर के रिजल्ट्स आने लग गए, वो स्टॉक्स जैसे ही 8-10% भागे, सारे स्टॉक्स 50 निफ्टी 50 के नहीं भागे, वो 8-10% भागे, तो निफ्टी 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर खुलने लग गई। रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज इनका वेट ज़्यादा है। तो टेक्निकली टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या ये डोमिनेट करते? बिल्कुल, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा है। हम अगर बात करें ये 10 स्टॉक 50% कर रहे हैं तो पूरी तरीके से मूव कर जाएंगे। मार्केट को कहाँ उनको लेना है, अगर गिराना है तो इनमें से 4-5 स्टॉक गिरा दिए, उठाना है तो 4-5 स्टॉक उठा दिए। तो ये चीज़ है। क्या ये सही में कंट्रोल कर रहे हैं? तो यस, स्टिल दे डू कंट्रोल। एक बहुत फेमस जगह है हमारे, लोग काफ़ी बात करते हैं, केमन आइलैंड्स। सो केमन आइलैंड्स पे काफ़ी सारी शेल कंपनीज बनती हैं, जिनके केमन आइलैंड्स पे फर्म्स रहते हैं, इनको बोलते हैं शेल कंपनीज। शेल मतलब नकली कंपनीज होती हैं। यहाँ पर पैसा राउट किया जाता है, तो पैसा इन्हीं इन्वेस्टर्स के दूसरे तरीकों से, कोई अलग अलग तरीके होंगे जिससे ये राउट होगा, वहाँ से ये लोग बन के एज एन FII यहाँ पर उन्हीं की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसको एक ऐसे तरीके से लीजिए, लेट्स से काला धन है एग्जाम्पल, एंड लेट्स फेस इट, वी ऑल आर मैच्योर्ड, काला धन होता है एंड वी हैव ऑल द एविडेंसेस आउट देयर, जिसको हमारी सरकार कोशिश कर रही है पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की। तो अब मान लीजिए काला धन XYZ अमाउंट का है, 40,000 50,000 करोड़ का है। अब ये 50,000 करोड़ को वाइट करना है, तो ये केमन आइलैंड्स के थ्रू वाइट होगा। वहाँ से अचानक से कुछ और शेल कंपनीज बनेंगी, उनको नाम दे दिया जाएगा FIIs का, और वो FIIs हमारे फिर से हमारी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। एब्सोल्युटली ऊपर। पहला, वो टैक्स फ्री हो गया है क्योंकि वो दूसरे तरीके से। दूसरा, हमारी कुछ कंट्री की ट्रीटीज़ है, मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा, बट कुछ कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज़ है जहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है कि आप बता नहीं सकते निवेश कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये इनकी सेटलमेंट हुई है, तो वो दूसरा फ़ायदा है। तीसरा, इन्हीं का पैसा घूम फिर के इन्हीं की कंपनी के शेयर्स बढ़ा रहा है। तभी कभी कभार आप सोचोगे कि यार इनमें तो कुछ ज़्यादा खबर भी नहीं आ रही कभी कभार, या कुछ खबर आती तो अचानक से 20-20% भगने लग जाते हैं, 30-30%। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि इसको कह सकते हैं टेक्निकली, ये लोग सही समय का भी इंतज़ार करते हैं। देखिए, एक सिंपल सा आप समझिए लॉजिकली, प्रमोटर्स के हाथ में मेजॉरिटी स्टेक होता है, तो प्रमोटर्स चाहते हैं वो अपने इशारों के हिसाब से ही चीज़ें लेके जाएंगे। एक हिंट देता हूँ, आपके व्यूअर्स को समझ जाएंगे। एक बहुत ही विख्यात मैगजीन है फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट आती है जिसको हम सब देखते हैं। आप लोग जाके एक रिसर्च कीजिएगा, आप लोगों को पता लगेगा कि काफ़ी सारे, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, काफ़ी सारे उद्योगपतियों के स्टॉक्स उस समय पे ही भागना शुरू करते हैं जब फोर्ब्स की लिस्ट की प्रिपरेशन चालू होती है एनुअल, और जैसे ही वो लिस्ट तैयार हो जाती है उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लॉजिकली सोचिए। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो बिजनेस और स्टॉक मार्केट का गेम चलता है, इट इज़ जस्ट फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अगर ऐसा ही होता तो मैं एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूँ, सेम एनुअल जनरल मीटिंग के समय भी यही होता है, हर समय पे। तो एक सिंपल सा हिंट है, एक IT कंपनी है कोई सी, उस IT कंपनी में 3:29 पे 24 करोड़ का सौदा हो जाता है। अगले दिन पता लगता है शाम होते होते कि रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे हैं, और अगले दिन वो IT कंपनी 7% ऊपर खुल जाती है। ये सिर्फ हमारे देश में हो सकता है, क्योंकि आखिरी 1 मिनट में 24 करोड़ का सौदा तभी हो सकता है जब किसी को बहुत सारी चीज़ें पता हो, और जब कोई चाहता है कि पिछले 6 महीने से 1 साल से हमने अपने शेयर को नहीं घुमाया है, अब समय आ गया इसको ऊपर लेने का। स्टॉक जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप प्रमोटर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करें। मैं हमेशा कहूँगा कि पैसा जब आप लगाते हो तो घोड़े पे मत लगाओ, उसके जॉकी पे लगाओ, ठीक है? जॉकी अगर अच्छा है ना तो वो बुरे से बुरे घोड़े को आज न तो कल भगा ही देता है। तो प्रमोटर्स की जब आप हिस्ट्री आप चेक करते हैं, जो आप गूगल पे आज आराम से जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स लगते हैं, लॉजिकल माइंड से सोचिए, तो अवॉइड कीजिए उस कंपनी को, क्योंकि हर कंपनी एक ट्रेलिंग छोड़ के जाती है। एक सिंपल सा उदाहरण है, एक NBFC कंपनी थी DHFL नाम की, आपने भी सुना होगा, तो उनकी थोड़े से हालत टाइट हो गई थी, जो डीलिस्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग बोले अरे यार हमारा तो नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर लोगों ने एक सिंपल सा चेक किया होता ना,
उनके प्रमोटर्स थे वाधवा। वाधवास लोग ही वो थे जिन्होंने इससे पहले एक कंपनी HDIL नाम की कंपनी लेके आए थे, और वो भी इसी तरह से काम करके बंद हो गई थी। तो अगर किसी ने थोड़ा दिमाग लगाया होता कि खून इतने जल्दी नहीं बदलता है, अगर SDIL में ये चीज़ करिए तो वापस ये चीज़ कर सकते हैं, तो वो लोग बच सकते थे। तो पहली चीज़ है, संभलने के लिए आप प्रमोटर्स को चेक कर लो। दूसरी है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कोई भी इशू सामने आ रही है तो उससे सतर्क हो जाए। लेकिन आज के समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत नैरो डाउन मत कीजिए। जैसे कुछ लोग बोलेंगे अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में टैक्स इवेजन किया तो आप हटा दो, नहीं, उसको भी डिटेल पढ़ो, कितने एक्सटेंट तक है, क्या रिपीट ऑफेंडर है। क्योंकि टैक्स इवेजन, दुर्भाग्यवश मैं आपको क्या बताऊं चाहत जी, कि हमारे देश में ना अनफॉर्चुनेटली कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स करते रहते हैं, एंड दिस इज इन कॉमन नॉलेज। वो क्यों करते हैं? बिकॉज हो सकता है उनके मार्जिन्स कम रहते हैं, कुछ कुछ तरीके होते हैं इन्फॉर्मल सेक्टर में जहाँ पर वो करते रहते हैं। तो जस्ट बिकॉज किसी कंपनी, बिकॉज आजकल ये कॉमन है, आपने देखा होगा लास्ट 3 साल में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज का भी है, इनने इतना टैक्स का बचा किया, इधर GST की रेट पड़ गई, ये पड़ गई। सो नाउ इट हैज बिकम कॉमन, सो दिस शुड नॉट टैक्स के तो LIC तक को नोटिस आ रहे हैं। सबको आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, हर बड़ी कंपनी को, गेमिंग कंपनीज को आ रहे हैं, इनको आ रहे हैं। तो आप इसको पैरामीटर, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि किसी का CEO है जो लंदन ही भग गया है, भैया दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। अब आप किस आस पे बैठे हो? किसी का CEO खुद बोल रहा है कि भैया मेरी कंपनी को बचा लो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कोई टेलीकॉम कंपनी है, भैया बचा लो वरना तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप उस चीज को, फिर वो सट्टा हो जाता है, फिर वो प्योर कसीनो नॉर्मल इंसान है, वो कैलकुलेटिव कसीनो नहीं हुआ है। तो दूसरी चीज़ है, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लीजिए। और तीसरी चीज़ है, यू हैव टू मेक श्योर, सबसे ज़्यादा एक सिंपल सा मैं कंसेप्ट बताता हूँ। हमारे देश के जितने घोटाले हुए हैं शेयर बाजार रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाती है। हर जितने घोटाले आप खोल के देख लो, चाहे वो सत्यम का रामलिंगम राजू हो, 1992 का हर्षद मेहता जी हो, 2000-2001 के बीच में केतन पारेख हो, जितने भी हो, या फिर PNB का घोटाला हो, या फिर किंगफिशर है, हर चीज़ में बैंक इन्वॉल्व हो जाती है। और मोस्टली पब्लिक सेक्टर कोई ना कोई बैंक होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक बुरे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं जिसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको जब भी दिखता है कि कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा ले रही है, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक से, ये मैं कैच दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे कर्जा ले रही है और उसके एसेट्स उतने नहीं बढ़ रहे, रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहे, कैश फ्लोज नहीं बढ़ रहा, लेकिन कर्जा बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा हाथ जोड़ के साइड में निकल लीजिए, क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कुछ गड़बड़ होगी। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी ने ध्यान रखी तो बहुत हद तक हम बचा सकते हैं। एंड चौथी चीज़ है जो बफेट साहब कहते हैं, डाइवर्सिफाई कर लो। देखिए शेयर बाजार ना पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है चाहत जी। आप अगर बोलेंगे ना कि यार मैंने आज एक शेयर पे लगा दिया और मैं इससे पैसा बनाऊंगा, ये जुआ है। आपको लेके चलना पड़ेगा कि मैं आप ना अपने आप को एक एंजल इन्वेस्टर के जैसे सोचो, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, कि मैं 8 स्टार्टअप्स में लगाऊंगा, उसमें से 3 ठीक ठाक चलेंगे, 2 बेहतरीन चलेंगे जो 7-8 गुना हो जाएंगे, और बाकी हो सकता है बंद भी हो जाए, तभी जाके आप शेयर मार्केट से पैसा कमाओगे। अभी फिलहाल अगर हम शेयर मार्केट की अभी बात करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड मूवीज देख लो, टॉलीवुड देख लो, कहीं पे भी सब कुछ अच्छा तो हमेशा नहीं चलता है ना। ये सब कुछ अच्छा कैसे चल सकता है और कितने टाइम तक चल सकता है? तो ये किसी बड़े तूफान से पहले की क्या कहते हैं, तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, क्रांति हुई है वैसे तो ये, बट हाँ कुछ तो है। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए, एक बफेट सर का कोट रहता है कि मार्केट्स कैन रिमेन इरैशनल टिल द टाइम यू रिमेन सॉल्वेंट। हिंदी में इसका अर्थ है, बाजार तब तक पगलाए हुए रह सकते हैं जब तक आपके जेब में एक भी पैसा नहीं बचा होगा, तब तक रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 1996 से लोगों को लगा था कि ये जो रैली चालू हुई है ये ख़त्म हो जाएगी 96 के बाद, 97 में नहीं हुई, 98 में नहीं हुई, 99 में लोग पागल हो चुके थे। तब ऐसे ऐसे स्टॉक 8 गुना, 10 गुना, 15, अभी तक तो हमने वो देखा ही नहीं है। आप जो सोच रहे हो ना, वो वाली रैली आज तक हमने नहीं देखी जो 96 से लेके 98, 99 तक चल रही थी, 2000। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है ऐसे ऐसे शेयर्स जो 2 रुपए से 50 रुपए चले गए। पर आप एक चीज बताइए, बिल्कुल बिल्कुल 2 रुपए से 50 तो नहीं, बट हाँ 2 रुपए से 23 रुपए, इस तरह से तो बहुत सारे हुए हैं। लेकिन बहुत सारों का मतलब आप ये समझिए कि 60% स्टॉक्स, अभी हमने 60% नहीं, बड़े सब हैं, लेकिन इस तरह का क्रेज केवल 10-20% स्टॉक्स में ही दिखा है। अगर 5000 का पूरा सर्कल है, 10% स्टॉक्स में दिखा, उस समय तो 50-60% स्टॉक्स ऐसे हैं। आप डाल रहे हो ये 10 गुना, वो 10 गुना, सारे IPO बढ़ रहे हैं, सब मतलब IPO तो खुलते ही बढ़ जा रहा है। तो ये वाली चीज, अभी ये तो शुरुआत होती है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, आप और मैं कभी ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये टाइम बॉम्ब आज खत्म होगा। टाइम बॉम्ब पे तो हम बैठे हुए हैं चाहत जी। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, US है करीब 33-34 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लेके चलिए, एक डेट सीलिंग करके कंसेप्ट है, अपना कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं।
वो तो टाइम बॉम्ब है, किस दिन फटेगा नहीं पता। यूएस के पास एक मशीन होती है पैसे छापने की है, जब भी इनको लगता है क्राइसिस आने वाला है, इनकी जो सेंट्रल बैंक होती है बोले चलो पैसे छाप दो और इस क्राइसिस को बचा लो। कर्जा तो उनके ऊपर बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन की तो एक हो गई, हमस वाली एक चल रही है, तीसरी हमारे बचे हुए हैं पड़ोसी वाले जो जब देखो कभी उनसे चमगादड़ खा हमने लेते हैं, सुलगा दिए, एक कम सुलगा के बैठे बैठे हैं, दूसरे तो वो है, तो वो ताइवान का कभी आ जाए ये आ जाए। तो प्रॉब्लम है कि ये जियोपॉलिटिकल वाली चीज़ें तो चल ही रही है। तो टाइम बम कहाँ से फटेगा ये आप और मैं जज नहीं कर सकते। लेकिन और इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन में अपोजिशन किस चीज़ को लेके चलेगी, कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे को लेके आ जाएगी, कब कौन सा नया घोटाला आ जाएगा, यू नेवर नो। तो सब लोग फूक फूक के इधर कदम चल रहे हैं। तो पॉइंट है चाहत जी, ये आप और मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हो सकता है ये चीज़ और 2 साल चल जाए, यू नेवर नो। 2021 से सब बोल रहे हैं ना अब आएगा क्रैश, अब आएगा क्रैश, अब आएगा क्रैश। हम आज पहुंच गए 2021 से 2024 में, अभी तक वैसा वाला कुछ क्रैश आया ही नहीं है। 12,000 का निफ्टी हमने कोविड में देखा था कि वो चले गया 7,000 रुपये पे। 7,000 का आज निफ्टी जब हम बात करें 20,000 के ऊपर चल रहा है, 21-22,000 पहुंच गया, 3 गुना हो रहा है वहाँ से, आप देखें। तो ये आप और मैं नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें एज एन निवेशक, एज एन इन्वेस्टर हम सतर्क हो सकते हैं। अपनी पूरी जमा पूंजी मार्केट में मत लगाओ। मैं मार्केट वाला होकर खुद ये कह रहा हूँ, पूरी जमा पूंजी मत लगाओ। यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है जब आप पूरी जमा पूंजी एक ही जगह पे लगा देते हो। आपने अपने घर पे देखा होगा या रिश्तेदारों में देखा होगा, काफ़ी सारे लोग होते हैं पूरी सैलरी वो स्टॉक मार्केट में नहीं पर एक ही ज़मीन पर लगा देंगे, और वही डिस्प्यूटेड ज़मीन हो जाती है, और वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा वो ज़मीन फंस गया है। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ, जापान का मार्केट जब पीक पे चल रहा था ना, 25 साल उसके बाद परफॉर्म नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे शेयर बाजार का भी ऐसा होगा कि हम ग्रोइंग फेज पे, बट खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आप और मैं नहीं सोच रहे। किसी ने सोचा था कोविड-19 जैसा कुछ आएगा? नहीं, 100 साल पहले आया था, उसके बाद किसने सोचा था? तो कोई किसी ने सोचा नहीं होगा। वी नेवर नो, हो सकता है ये आउट ऑफ द ब्लू था कोविड-19, क्या पता एलियन अटैक कर दे, कुछ भी हो सकता है। मैं एक रैंडम थिंग बोल रहा हूँ, एलियन अटैक कर दे, कोई एस्ट्रॉइड गिर गया। होल्ड करने के लिए भी पैसा होना चाहिए, राइट। एक बात बताइए, इस पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सरकार भगा रही है, मतलब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई भी देख लो, ओएमसी देख लो, मतलब डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में आ गई है। ऐसे भाग रहे हैं कि कोई कोई लगाम नहीं है, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। देखिए हमारे जो देशी वैसे पीएसयू कंपनीज थी वो काफ़ी सालों से स्टैग्नेंट भी थी, लेकिन ऐसा क्या कि इतने सालों से स्टैग्नेंट थी, एकदम से भागी है? ये सेंटिमेंटल बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास है कि जो भी गवर्नमेंट अभी चल रही है, जो गवर्नमेंट आएगी, जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इनकी तख्तो काया पलट देगी। पर क्या ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो रहा है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ हो रहा है। बट अगेन इरेशनल तब तक रह सकते हैं जब तक हम सॉल्वेंट नहीं रहेंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम बेच के बैठेंगे, शॉर्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं, हम बेच के बैठेंगे, हो सकता है ये इतने भग जाएं, यहाँ से और डबल हो जाए कि हमारे हवाले निकल जाएंगे, फिर वो गिरेंगे। तो वो इसलिए बढ़ रहे हैं। देखिए सेंटिमेंटल वैल्यू हमारे देश में ना, हमारे देश में फंडामेंटल से ज़्यादा सेंटिमेंट्स पे चीज़ें चलती हैं। अगर इसका सिंपल से इतिहास है, 1992 का आप टोटल रिटर्न देखोगे तो इंडेक्स जो नीचे से ऊपर जाके गया हुआ था, उसमें जब कंपेयर किया गया था, एक पराग पारेख करके एक बहुत फेमस ग्रुप है, उन लोगों ने जब एनालिसिस करा था तो उन लोगों ने बताया था कि 70% मूव उस साल पे स्पेक्यूलेटिव हुई थी, नॉट फंडामेंटल, मतलब स्पेक्यूलेशन के कारण हुई थी, नॉट फंडामेंटल। 2000 में भी सेम चीज़ हुई थी, 70% मूव हुई थी, स्पेक्यूलेशन रही है, वही चीज़ हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, एक बलून आप हवा भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता क्योंकि हवा धीरे धीरे भर रहे हैं, अभी बहुत तेज़ी से नहीं भर रहा। इसके ना कुछ इंडिकेशंस आ जाएंगे, मैं लोगों को बचाने के लिए बता देता हूँ कि इसके इंडिकेशंस क्या होंगे। इसके पहला इंडिकेशन होगा कि जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है, मतलब जो आप सबको पता है खबरें आ गई हैं बैंक्रप्ट होने वाली है, वो कंपनी 4-5 गुना अगर हो रही है धीरे धीरे करके, और एक नहीं मल्टीपल कंपनीज, एक हाथ तो ऑपरेट भी हो सकती है, मल्टीपल कंपनीज हो रही है, जो पहला रेड फ्लैग है। दूसरा, जब पान खाने वाला, पान देने वाला जब आपको टिप्स देने लग जाए, अरे भैया आप ये उठा लो, पान खिलाते खिलाते, दूध वाला आपको टिप्स देने लग जाए, मतलब भैया आप संभल के रहना पड़ेगा। तीसरा, आईपीओस तो अभी आ रहे हैं, बीच में सलंग आ रहे थे, 2020 का आप बात याद कीजिए, बहुत आ रहे थे, जब बहुत बड़े बड़े आईपीओस आए और हर आईपीओ जैसा भी आईपीओ आ रहा है वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तब समझने की बारी है। चौथा चीज़, जब आप देख रहे हैं वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे होने लग जाए, इसके लिए ना थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी अबाउट पी वैल्यूएशन, अर्निंग्स, ये थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब आप देख रहे हैं कि बहुत इनसेन वैल्यूएशन हो रही है,
तब थोड़ा समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल 2008 का जब क्राइसिस आया था तो एक व्यक्ति का नाम था माइकल बुरी, एक मूवी भी है बिग शॉट नाम की जिसके बारे में उनको बताया था। माइकल बुरी एकदम टाइमिंग के हिसाब से सही नहीं हुए थे। वो तो 2004 से बोल रहे थे कि अब बाजार गिरेगा, बहुत बुरा गिरेगा। वो तब से शॉर्ट्स 2005 से मेजर बनाने लग गए थे। वो होते होते 3 साल लग गया। वो तो खैर वो इतने बड़े आदमी थे, उनके पास ये होल्डिंग कैपेसिटी थी, तो उनने बैठ के $500 मिलियन कमा लिए उस समय पे। लेकिन आप में और हम में वो क्षमता नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ कर लो ना, हमेशा याद रखो जब तक पेपर पे प्रॉफिट है वो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। थोड़ा थोड़ा निकालते रहा करो, बिकॉज जो आपके अकाउंट में आ रहा है ना वो एक्चुअल प्रॉफिट है। पेपर प्रॉफिट आज है, 1 हफ्ते बाद गायब हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा आप निकालते रहो और घुमाते रहो। देखिए मार्केट में एक चीज़ याद रखिए, बड़े लोग कभी भी जो पैसा लगाते हैं शेयर बाजार में, वो शेयर बाजार में पैसा कभी भी एक ही सेक्टर पे नहीं लगाते हैं। आप देखो 2-3 साल से आईटी का सेक्टर नहीं चल रहा था, सेक्टर चला दिया। पीएसयूज की आपने बात करी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, ओएमसीज की बात करी। ऐसा तो है नहीं कि ओएमसी के अंदर पोटेंशियल नहीं था, तब भी उतना ही तेल था, अब भी उतना ही तेल। लेकिन 2020 के पहले 3-4 साल नहीं चल रहे थे। 2020 के बाद 21 के बाद 3 साल तक टीवी मीडिया इंडस्ट्री एकदम से। तो आप देखिए जो सेक्टर नहीं चले वो चलने लग गए। फार्मास बहुत चले थे, अब उतने नहीं चल रहे। आईटी इतने समय तक नहीं चला, अब थोड़ा बहुत चलने लग गया है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, नरेशंस अच्छे आ रहे हैं। रिन्यूएबल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिन्यूएबल? इट इज़ द नेक्स्ट बिग फ्यूचर, बट ऑलरेडी थोड़ा हीटेड अप हो गया है। हमने कुछ ज़्यादा वैल्यूएशंस दे दिए हैं, तो आने वाले समय पे हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो रिन्यूएबल्स अभी है, थोड़ा सा स्कोप है, लेकिन अभी जो मुझे लगता है, अगर इनडायरेक्टली इफ यू वांट टू आस्क कौन से सेक्टर्स आने वाले कुछ सालों तक अच्छे रह सकते हैं, वन पर्टिकुलर सेक्टर जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रह सकता है वो इंश्योरेंस सेक्टर है। इंश्योरेंस की नीड लोगों ने समझना टेक्निकली अब जाके प्रॉपर समझना शुरू करी है।